हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे BA LLB के फोर्थ सेम की यूनिट फिफ्थ की। ठीक है, आज हम लॉ एंड मीडिया की बात करेंगे। लॉ एंड मीडिया की यूनिट फिफ्थ जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 एंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम ये दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। होप सो आप लोग को समझ में आ जाए। और कल आप लोग का एग्जाम है लॉ मीडिया का, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 था क्या और ये कैसे आया। तो जो प्रेस काउंसिल जो हमारा एक्ट था, वो हमारा जो प्रेस काउंसिल था उसके सेकेंड प्रेस काउंसिल था, उसके रिकमेंडेशन पे आया था। एक सेकेंड। तो हमारा जो प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 जो था, हमारे सेकेंड प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। और ये इसलिए आया था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रेस काउंसिल स्टेब्लिश की जाए। ठीक है, और इस काउंसिल का पर्पस होगा कि जो फ्रीडम है प्रेस की उसको प्रिजर्व करे और उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे, और न्यूज़पेपर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करे, इसलिए ये प्रेस काउंसिल लाया गया था। ठीक है। और जो प्रेस काउंसिल पहले जो प्रेस काउंसिल थी वो 1966 में स्टेब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद द प्रेस काउंसिल एक्ट दोबारा आया था 1967 में, एंड उसको रीअपील करा गया 1976 में। जब इमरजेंसी की टाइम थी उस टाइम पे उसको रीअपील करा गया, और उसके बाद हमारा आया था प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। और ये हमारा सेकेंड प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया था, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया है, इसका स्टार्टअप कैसे हुआ। तो जो हमारा प्रेस काउंसिल जो बिल था वो 1977 में पास हुआ था, दोनों हाउसेस ने पास करा था पार्लियामेंट के। ठीक है, वो हमारा स्टेच्यू बुक में आया था एज अ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के नाम से। और ये हमारे स्टेच्यू बुक में आया था 7 सितंबर 1978 में, जब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी, उसके बाद ही एक्ट आया था। ठीक है, तो 7 सितंबर 1978 में इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी, उसके बाद ही ये एक्ट जो है आया था। ठीक है, और इसको काफी इम्पोर्टेंट कंसिडर करा जाता है एक डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है प्रोटेक्टेड होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए इसको काफी इम्पोर्टेंट एक्ट बोला जाता है। और क्वेश्चन पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसका जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा आया ये जो एक्ट था, ये इससे लाया गया ताकि जो प्रेस काउंसिल है। हाँ जी, तो ये जो एक्ट है ये इसलिए लाया गया था ताकि एक अच्छा एक सेकेंड, ये जो एक्ट है इसलिए लाया गया ताकि एस्टेब्लिशमेंट हो सके प्रेस काउंसिल की। और इसका पर्पस क्या था कि ये प्रेस की फ्रीडम को मेंटेन करे और उसका जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे, इसलिए ये एक्ट जो था लाया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या थी, इसके अंदर 28 मेंबर्स थे। ठीक है, और जो चेयरमैन था उसको, जो राज्यसभा का चेयरमैन था प्लस जो स्पीकर था लोकसभा का, और एक मेंबर जो काउंसिल का था, वो लोग इसको अपॉइंट करते थे चेयरमैन को। ठीक है, और इसका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो हमारा सेक्शन 6 में दिया गया है। फिर इसी के साथ आपको ये चार्ट दिख रहा होगा जिसमें एक चेयरमैन है, उसके नीचे 13 वर्किंग जर्नलिस्ट और 6 जो मीडिया मैनेजमेंट में थे, और एक बंदा होता था न्यूज एजेंसी से, और 3 लोग होते थे स्पेशल नॉलेज के साथ, और 5 मेंबर होते थे पार्लियामेंट के। ठीक है, और 13 वर्किंग जर्नलिस्ट में से 7 वर्किंग जर्नलिस्ट थे, 6 एडिटर्स थे, और 3 मेंबर्स थे लोकसभा और 2 राज्यसभा के। तो इन सबसे मिलकर बना था हमारा इन सबसे मिलकर ही हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बनाता है। अगर आता है कि कितने मेंबर्स थे तो आप ये लिख सकते हो, और वैसे अगर आता है कि मतलब एक्ट के बारे में बताओ, तो उस एक्ट के बारे में आप पहले लिखेंगे वो आया कब था और उसका पर्पस क्या था और उसके अंदर कितने चेयरमैन थे। ठीक है, मतलब चेयरमैन तो एक ही होता है, और कितने मेंबर्स थे। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्रेस काउंसिल। प्रेस काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं इंडिया में, अब हम इसके कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो इसके जो फंक्शन है, सबसे पहले तो ये है कि ये न्यूज़पेपर को हेल्प करता था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रख सके। ठीक है, इसका फर्स्ट था कि एक कोड बनाया जाए जर्नलिस्ट के लिए जिसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना एक अच्छा सा स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रख सके। और ये था कि
इनकरेज करे ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और अच्छे से पब्लिक सर्विस जो करे जर्नलिस्ट। और इसमें ये था कि टेक्निकल बूस्टर करा जाए ताकि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज लाई जाए। और ये था अच्छा स्टैंडर्ड, एक हाई स्टैंडर्ड इंश्योर कर दिया जाए पब्लिक इंटेक के लिए, जो न्यूज पब्लिक इंटेक करती है उसके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड इंश्योर करा जाए। और ये था कि अप टू डेट डेवलपमेंट्स की जितना भी इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो लोगों को अप टू डेट दिया जाए। ठीक है। और ये प्रमोट करता था रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स के बीच में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सिटीजन्स के बीच में जो न्यूज है उसको प्रमोट करा जाए। इसके साथ हम इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आया पावर्स ऑफ, उसके बाद था कि जो न्यू जर्नलिस्ट है उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके बाद आया पावर ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके पास क्या क्या पावर्स है, जो इसकी पावर्स है वो हमारे सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 में दी गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी पावर्स है क्या। तो इसकी पावर्स में सबसे पहले तो सेक्शन 14 में उसमें आता है पावर टू सेंसर। इसका मैंने आगे फ्लो चार्ट बनाया क्योंकि फ्लो चार्ट से आपको इजी समझ आएगा। और 15 हमारा इसके पास कोई जनरल पावर होती थी काउंसिल के पास, जिसके अंदर ये था, इसके अंदर ये बताया गया था जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना काउंसिल, अगर वो कोई इंक्वायरी ले रही है तो काउंसिल के पास सम पावर्स होती थी इंडिया में। कि सिविल कोर्ट के अंदर अगर काउंसिल किसी को बुला के इंक्वायरी ले रही है ना, तो उसकी जो इंक्वायरी है वो एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह मानी जाएगी। सेक्शन 193 एंड 228 में दिया गया है। ठीक है। तो पावर के मतलब जनरल पावर ऑफ काउंसिल बेसिकली ये था कि काउंसिल का पावर थी कि अगर काउंसिल सिविल कोर्ट के अंदर इंक्वायरी कर सकती है ऑफेंडर से। ठीक है। पावर थी काउंसिल का, सो इसका जो डिसीजन या फिर इसका जो इंक्वायरी होती है उसको जुडिशियल माना जाएगा, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में काउंट होगा। फिर ये हमारा अंडर सेक्शन 14 के अंदर इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट में कुछ कंप्लेंट प्रोसीजर दिया गया, जो हमने पीछे देखा था। उसके अंदर ये था कि कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है, किसी न्यूज़पेपर एडिटर या किसी जर्नल के अगेंस्ट कोई बंदा कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है। पर वो डायरेक्ट काउंसिल के पास नहीं जाएगा कंप्लेंट लेके। वो पहले अगर उसको लगता है कोई ब्रीच हुआ है, ठीक है, कोई एथिकल स्टैंडर्ड ब्रीच हुआ है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो एडिटर को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में, उस ऑब्जेक्शनेबल मैटर के बारे में, और उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा। उसके बाद जो रिस्पॉन्स, अगर वो बंदा सेटिस्फाइड है, वो पर्सन सेटिस्फाइड है, तो केस वहीं खत्म हो जाता है। पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तब वो कंप्लेंट जाएगी हमारे काउंसिल के पास, और वो जो कंप्लेंट है उसके अंदर एडिटर का एड्रेस, उसका नाम, उस जर्नलिस्ट का नाम, उस न्यूज़पेपर का नाम, और जिसने अगेंस्ट में कंप्लेंट करी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जाएगी, और उसे बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्शनेबल मैटर में उसने कंप्लेंट करी है। ओके। फिर उसके बाद एज द प्रेस काउंसिल एक्ट जो प्रोसीजर है इंक्वायरी का, जो हमारे रेगुलेशन एक्ट 1979 में जो दी गया है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो केस है, जो फाइल कंप्लेंट करी है 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या फिर इन केस 4 मंथ। ठीक है। उस और जो हमारा जो प्रेस काउंसिल प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी रेगुलेशन 1979 है, इसके थ्रू ही प्रेस काउंसिल इंफॉर्मेशन इंक्वायरी करेगी। तो आप लोग डायरेक्ट प्रेस काउंसिल के पास नहीं जा सकते हो, आप पहले एडिटर के पास जाओगे, एडिटर को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, तुमने ये गलत लिख दिया है या जो भी है। और अगर आप एडिटर के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड हो तो आपको काउंसिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। इन केस आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब आप काउंसिल के पास अप्रोच करोगे। इसके बाद हमारा इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट सेफगार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन प्रेस काउंसिल है वो प्रेस की फ्रीडम को ना प्रिजर्व नहीं कर पाई, वो उस चीज में फेल हो गई। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका इसलिए कहा जाता है, एक रिपोर्ट आई थी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को लेके, एक रिपोर्ट थी द ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया जो था 14th रैंक पे था, जिसके अंदर 18 मर्डर्स थे जर्नलिस्ट के। फ्रॉम 2008 टू 2018 के अंदर 18 मर्डर्स करे गए थे जर्नलिस्ट के, जो हमारे इस इंडेक्स में बताया गया है। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी आरएसएफ की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनकी रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया था इंडिया 138 नंबर पे आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। और ये 2008 की रिपोर्ट है। इसमें मैंने कुछ केसेस बताए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि जो मर्डर्स हुए हैं
जर्नलिस्ट के इसमें बताए गए हैं। और आई थिंक इन्हीं मर्डर्स के कारण साइलेंसिंग बनी रहती है जर्नलिस्ट के बीच में। तो ये कुछ मर्डर्स है। जो पहला हुआ था वो था द शूटिंग ऑफ गौरी लंकेश। ये एक जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे। इन्होंने क्रिटिसाइज करा था एक्सट्रीमिस्ट एंड कम्युनल वायलेंस को, और एंटी हिंदुत्व का इन्होंने स्टैंड लिया था, जिस चक्कर में इनको मार दिया गया था। फिर है हमारा नवीन निश्चल ऑफ दैनिक भास्कर। इन्होंने रिपोर्टिंग की थी चाइल्ड मैरिज पर। और ऐसे संदीप शर्मा आए थे, इन्होंने पब्लिश करी थी स्टोरीज इलीगल एंड जो माइनिंग होती है और पुलिस करप्शन के ऊपर। और सुजाता बुखारी थी, इन्होंने भी रिपोर्टिंग करी थी कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर, पर इन लोगों को मर्डर कर दिया गया था, इन लोगों को मार दिया गया था। तो इस चक्कर में जो है कहा जाता है कि अभी प्रेस को प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिली है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर, जबकि दे रखा है कि प्रेस के ऊपर फ्रीडम है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करने की। बट ऐसे कुछ केसेस हैं जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट की जो है मर्डर करा गया है कुछ केसेस में। फिर उसके बाद यह है कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, आप लोग को नीड है इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने की, प्रेस की, एंड फर्दर मोस्ट सीरियस एक्शन लेने की, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट प्रेस कमीशन थी वो 1954 में आई थी। सेकेंड जो हमारी फर्स्ट प्रेस कमीशन थी वो 1954 में आई थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी राजदक्ष। इनकी चेयरमैनशिप के अंदर हमारी फर्स्ट प्रेस कमीशन आई थी, 1954 में आई थी। ठीक है। इन्होंने कुछ फैक्टर्स को देखा था, इन्होंने कहा था कि प्रेस का एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाए। और ये फर्स्ट प्रेस कमीशन थी जो आई थी इंडिया में, और इसको बोला जाता है, इस प्रेस कमीशन के अंदर बताया गया था कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस क्या होती है। ठीक है। और इसके अंदर रिकमेंडेशन किया गया था कमीशन के अंदर कि एक प्रेस काउंसिल बनाई जाए नेशनल लेवल के लिए, एक प्रेस काउंसिल बनाई जाए नेशनल लेवल के लिए प्रेसेस के लिए। तो इसके अंदर बात बताई गई थी फर्स्ट प्रेस कमीशन की। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रेस कमीशन थी 1954 में आई थी, बीटी राजदक्ष की चेयरमैनशिप में। तो यार इसी के साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। और अब आप लोग के कल एग्जाम्स हैं, तो इसको शेयर भी कर देना लोगों तक, ताकि ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख सके। फिर नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीसी। ये इंडियन पिनल कोड वाला आईपीसी नहीं है, ये इंडियन प्रेस कमीशन वाला आईपीसी है। तो ये जो था इसके एस्पेक्ट्स है कि ये कंट्रोल करे मैनेजमेंट को। ठीक है। जितनी मैनेजमेंट है उसे कंट्रोल करे, इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करे, और जो इन्होंने होल्डिंग बिजनेस है एडवर्टीजमेंट को लेके उन सबको कंट्रोल करे। ठीक है। और इसमें यह है कि जो ये प्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी कुछ ये लोग प्रेजेंट करते हैं, वो सब ट्रूथफुल न्यूज हो एंड बैलेंस व्यू पॉइंट्स हो। और उसके बाद ये है कि जो भी कोई जर्नलिस्ट है उनको ट्रेन करा जाए, और जो इक्विपमेंट है उनको हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दिए जाए, उनका लाइसेंसिंग दिया जाए। और इसमें ये भी बताया गया है कि प्रेस को फ्रीडम दी जाए, और जो अमेंडमेंट है, जो रिलेवेंट अमेंडमेंट है, उनको रिपील करा जाए अगर जरूरत पड़े तो। और इसमें ये भी बताया गया है जो प्रेस एडवाइजरी कमेटी है एडिटर्स एंड वर्किंग जर्नलिस्ट की, वो येलो जर्नलिज्म, ऐसे जितने भी सेंसेशंस, पब्लिक मैन इंडिसेंसी, इन सब चीजों को अवॉइड करी जाए, ये सब चीजें ना दिखाई जाए। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हमारे फर्स्ट कमीशन के, जो हमारी फर्स्ट कमीशन आई थी उसके कुछ एक्सेप्ट है। फिर हमारी सेकेंड प्रेस कमीशन आई। जो हमारी सेकेंड प्रेस कमीशन थी वो हमारी 1978 में आई थी। और ये जो हमारी फर्स्ट प्रेस कमीशन थी पीसी गोस्वामी की चेयरमैनशिप के अंदर आई थी। ठीक है। फर्स्ट प्रेस कमीशन हमारी 1978 में आई, और ये हमारे पीसी गोस्वामी के अंडर में आई थी, इनकी चेयरमैनशिप में आई थी। और इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1980 में, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तब इन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो इन्होंने सेकंड प्रेस कमीशन में क्या बोला, इन्होंने बोला जो प्रेस है ना, द प्रेस काउंसिल एक्ट जो है उसको अमेंड करा जाए और अलाउ कर दिया जाए काउंसिल को कि वो जो इक्वालिटी है और जो एडिक्वेसी है वो जर्नलिस्ट को प्रोवाइड की जाए, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, और जो भी कोई उनके न्यूज़पेपर परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर किया जाए। उसके बाद जो सेकंड है वो ये था, तो प्रेस काउंसिल एक्ट है 1978।
उसमें फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी बोला गया कि दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। और थर्ड में बोला गया जो एडिटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी पब्लिकेशन में जो भी कुछ होगा वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो कोई एडवर्टीजमेंट हो या कोई एक्ट कर रहे हो, तो उनकी पब्लिकेशन में जो भी कुछ होगा उसके लिए एडिटर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा। फिर हमारा आया कि ऐसा कुछ आप ना करें जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो, ठीक है, ऐसे काउंसिल ने बोला, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर काउंसिल उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर उसके बाद बोला गया जो क्रिएशन हुई कमीशन की वो इसलिए की गई ताकि जो डेवलपमेंट है उसको इनकरेज करा जा सके, और जो हमारी लीडरशिप है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसका क्रिएशन इसलिए ही करा गया बेसिकली ताकि प्रेस का डेवलपमेंट हो सके, उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, वो ग्रोथ कर सके, और पर्टिकुलरली जो हमारे न्यूज़पेपर्स हो वो इंडियन लैंग्वेजेस में हो। ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि सेकंड कमीशन के रिकमेंडेशन में हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1978, वरना उससे पहले तो हमारी फर्स्ट प्रेस कमीशन आई थी 1954 में। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्रेस काउंसिल के ऊपर, तो एक बार प्रेस काउंसिल को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लोगों तक शेयर भी कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये येलो जर्नलिज्म कई बार पूछा भी गया है। बेसिकली येलो जर्नलिज्म में शॉर्ट वर्ड बताओ तो वो होता है जो हम न्यूज में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, छोटी सी चीज को हम बड़ा करके दिखा देते हैं, इतनी सी चीज है मतलब कुछ इतना बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा येलो जर्नलिज्म में आता है, और सबसे पहले अमेरिकन में ही आया था येलो प्रेस, अमेरिकन टर्म है। ठीक है। इसके में ये होता है कि लिटिल और जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती ना उसको हम छोटी चीज को काफी बड़ा बना देते हैं, हेडलाइंस को। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सेल है उसको बढ़ा दी जा सके, इसलिए ये जो है यूज होता है येलो जर्नलिज्म। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है येलो जर्नलिज्म में कि इसमें क्या होता है, जो हेडलाइंस होती है छोटी सी हेडलाइन को बड़ा कर दिया जाता है और इमेजिनरी पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है क्योंकि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, और मिसलीडिंग हेडलाइंस दिखाई जाती है, फेक रिव्यूज दिखाए जाते हैं, या ऐसे कुछ फॉल्स लर्निंग दिखाई जाती है। ठीक है, अब के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की अपनी लर्निंग दिखा देते हैं। तो ये सब करते हैं, ये ड्रामेटिक सिंपैथी लेते हैं अगेंस्ट सिस्टम। तो येलो जर्नलिज्म अच्छा नहीं होता है, पर येलो जर्नलिज्म काफी होता है, लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखा देते हैं। तो अभी तक तो वहीं तक थी यूनिट, इसमें आप इम्पोर्टेंट अपना प्रेस कमीशन देख लेना, और प्रेस काउंसिल एक्ट तो देख ही लेना, एक 1978 देख लेना, उसकी चेयरमैनशिप देख लेना, वो कब आया था, किस रिकमेंडेशन पे आया था, उसके क्या फंक्शंस थे, ये चीज तो देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, येलो जर्नलिस्ट कैन नॉट पास द मस्टर इन द गाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस स्टेटमेंट को आप लोग जस्टिफाई कर देना, येलो जर्नलिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट और प्रेस कमीशन, प्रेस कमीशन अपने ऊपर डिस्कस करिए तो उसके बारे में लिख देना, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेस कमीशन के बारे में। और एक थर्ड है राइट द कंप्लेनिंग प्रोसीजर ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारा कंप्लेनिंग प्रोसीजर सेक्शन 14 में दिया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंदर, जिसके अंदर हमने बताया था कि आप पहले एडिटर को कंप्लेंट करोगे, अगर एडिटर के रिस्पॉन्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब जाके आप काउंसिल पे कंप्लेंट करोगे, आप डायरेक्ट काउंसिल पे नहीं जाओगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें आप थोड़ा बहुत फंक्शन बता देना प्रेस काउंसिल के। तो इस यूनिट में वैसे इतना ही है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला और इस वीडियो को देखा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कल अच्छे से एग्जाम अटेंड करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करिएगा। और आप चाहो तो अगर आपको कोई व्यू है या फिर कोई कमेंट आप इसे बता सकते हो, कोई सजेशन आप इसे दे सकते हो कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो ठीक है गाइस, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आज मैंने स्पेशली वीडियो अभी फिफ्थ की बनाई है, जबकि फोर्थ की रह रही है, तो मैंने फिफ्थ की स्पेशली मेरे को कमेंट में अभी बोला था एक ने कि मैम फिफ्थ यूनिट की वीडियो बना दो, तो मैंने इसलिए पहले फिफ्थ की बनाई है, वरना फोर्थ की अभी रह रही है। तो वैसे कल आप लोग का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से अटेम्प्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक काम करना, मैं फोर्थ की यूनिट रात तक डाल दूंगी, अगर किसी को फोर्थ यूनिट चाहिए हो या किसी को इमीडिएटली चाहिए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, रात तक वीडियो अपलोड हो जाएगी ताकि आपको कल पेपर के लिए शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे सारे। अगर आप इन नोट्स के हिसाब से पढ़ के जाते हो तो आप लोग 100% पास हो जाएंगे। बस
अच्छे से पढ़िएगा, अपना याद रखिएगा चीजों को, डेट्स को, लॉस को। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, पेपर है कल। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।